तो गाइए ना राम 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 राम, तो गाइए ना गाइए ना गाइए ना गाइए ना गाइए ना राम, तो गाइए ना राम 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 राम, तो गाइए ना गाइए ना गाइए ना गाइए ना गाइए ना राम। जगमग जोत जले सरयू पे, शंख बजे जयकारा गूंजे। जगमग जोत जले सरयू पे, शंख बजे जयकारा गूंजे। रघुवर जी आज घर है पधारे, रघुवर जी आज घर है पधारे। नर नारी पशु पक्षी झूमे, जगमग जोत जले सरयू पे, शंख बजे जयकारा गूंजे। क्या बात है, एकदम राममय माहौल आपने कर रखा है। और थैंक्स टू मोदी जी कि उन्होंने गाना ट्वीट किया और हम और आप कनेक्ट हुए। तो महेश जी, सबसे पहले थैंक यू ही बोलना चाहेंगे? सर, मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें युवा पीढ़ी तक ये गाने को पहुँचाने में जो मदद की है। शायद हमें ये करने में कई साल लग जाते, और नए टैलेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और युवा पीढ़ी के साथ हमको भक्ति के जो म्यूज़िक, जो वेस्टर्न म्यूज़िक को ऐड ऑन करके हम चाह रहे हैं कि राम का नाम, कृष्ण का नाम, हम इन चीज़ों को युवा पीढ़ी तक के पहुँचाएँ। उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है, तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का। अच्छा, जब ट्वीट उन्होंने किया जी, सबसे पहले बताया किसने आपको? मेरी सिस्टर ने फ़ोन करके कि आप टीवी पे आ रहे हो। तो मैं सो रहा था, तो मैंने कहा टीवी पे आ रहे हो। तो एक्चुअली वो हमेशा ही कहती थी, जैसे कभी किसी बॉलीवुड के सिंगर का गाना चल रहा है तो आवाज़ मिलाती थी, कहती आपका गाना चल रहा है। तो मैं कहता था इस बार भी मिस्टेक ही हुई होगी। मैं कहा सोने दो यार, ठीक है चल रहा है। तो कहती है अरे वो मोदी जी साथ में, अब मोदी जी का नाम ऐड कर दिया। मैंने कहा फिर हो ही नहीं सकता कि मोदी जी ने शेयर किया। फिर 2-4 कॉल्स और आई, फिर न्यूज़ से कॉल्स आई मेरे पास कई सारी। फिर उन्होंने बोला कि आपका ट्वीट किया है, क्या बोलना चाहेंगे, आपके पास 10 मिनट होंगे इंटरव्यू के लिए, मैं टाइम शेड्यूल कर देती हूँ। तब मुझे यकीन हुआ, मैंने खोल के फिर भैया को कॉल किया। तो इन्होंने कहा ये भी बिजी थे, इन्होंने भी नहीं उठाया। तो फिर मेरे जो बी लाइव का ग्रुप बना हुआ है उस पर देखा, फिर शेयर, फिर सच था। तो पहला रिएक्शन क्या था, लगा कैसा? पहला एक्साइटेड था कि क्या हो गया, मतलब दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, ब्लैंक हो गया था कि ना खुशी जाहिर हो रही थी ना गम, कि है क्या ये, कुछ नहीं, ब्लैंक था, नम था मैं। आपके नाम के साथ उन्होंने ट्वीट किया, तो सबसे पहले खुद से देखा, किसी ने बताया? मेरी वाइफ वर्षा, जो इस गाने की प्रोड्यूसर भी है, मैं तो क्रिएटिव हूँ। तो उसने जब मुझे बताया तो मुझे एकदम, मैं शायद नींद में ही था, शायद नींद में ही लग रहा था। मोदी जी ने सबकी नींद उड़ा दी। सुबह सुबह ये नींद में ही है और नींद में ही बात हो रही है, लेकिन देखा कि नींद नहीं है, ये हकीकत, सपना है। नहीं तो है। उठ जाओ और जल्दी रेडी होके ऑफिस निकल जाओ। सब आप लोगों की मदद भी और आगे मिलने वाली थी। इस चीज़ की आशंका हो गई थी कि मीडिया न्यूज़ जब जुड़ेगी तो कोशिश यही है कि ये लोगों तक के और पहुँचे आर्टिस्ट, और युवा पीढ़ी इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से सफल बनाए, ये कोशिश है। तो यही करने का काम करने की इच्छा रख रहा था आगे में। कैसे सोचा राम पे गाना बनाएंगे? मतलब आपको देख के तो लगता है कि आप कहीं रॉक कॉन्सर्ट करते होंगे एकदम। और एक आपने, आपका नाम क्या है? मैं नहीं कहना चाहूँगा, ये आप सवाल इससे मत। हाँ, मैं आता हूँ आप पे। आपका नाम क्या है ये बताइए? मेरा नाम, घर का नाम तो विक्कू है, निकनेम विक्कू है, माँ मेरी विक्कू बुलाती है, जो नहीं है दुनिया में। और आधार पे विकास मिश्रा नाम है। और वैसे स्टेज नेम मेरा जेजे विक है। इसीलिए मैंने पूछा भाई, मतलब ना कि नाम जो है जेजे विक, राज खोलेंगे इसका या फिर हम अपने सूत्रों को लगाएंगे? राज तो नहीं है, और मुझे लगता है नाम से फर्क नहीं पड़ता किसी को। बस मैंने कब बोला फर्क पड़ता है? मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि मतलब कैसे 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 रखा? आपने बोला ना कि यो तो भक्ति यो में भी होती है। चाय भी आ गई है और मोदी जी की भी फेवरेट है। क्या अच्छा, उनकी भी? मोदी जी तो चाय वाले रहे हैं, वो चाय
क्या नाम है, अच्छा, बनाते अच्छा। थे, बेचते थे। जी, और जी, मैं तो अभी जिस मंदिर में वो गए थे, कालेराम मंदिर में, उसके बगल में चाय वाला था, मैंने उसे चाय पी, मैंने पूछा मोदी जी को बोला तुमने चाय कर लो, मैंने इशारा किया था मोदी जी को, लेकिन वो बिजी थे, देखे नहीं, तो अगली बार पिलाऊंगा चाय। तो आप सर मैं भी ले रहा हूँ। आप चाय नहीं पीते? नहीं पीता हूँ दादा। दादा मतलब वो लगता है आपके गले का ख्याल रखते हैं कि ज्यादा चाय वाय ना पिलाइए। दादा इनको भी नहीं कोई बात चाय पिलाइए। हाँ, तो नाम का राज खोल दीजिए, चाय और मोदी जी सर की ऐसे रख चर्चा के लिया, वो बीच। नाम आया तो रख लिया। अच्छा, ऐसे ही आया, रख लिया। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड ने तो नहीं ना बताया वो कोई कि सीन नहीं। कूल लगेगा? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं। हम्म। बस ऐसा ही रख लिया। सर क्या इनके नाम का कुछ आप खोल दीजिए राज। नहीं, नाम का राज तो ये खुद के पास ही रखते हैं, बोले थोड़ा और काम कर लेंगे भैया तो फिर ये नाम का राज खोलेंगे। शायद मुझे लगता है कि कुछ ऐसा राज है नहीं है, सिर्फ राज राज बना तो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ हाइप नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें होती है ना जो वक्त आने पे बताई जाती हैं, तो वो वक्त का इंतजार है। तो मैं नाम का नहीं, मैं आपका जो पहला क्वेश्चन था ना कि ये रॉकस्टार टाइप के गाने, वो तो मुझे ये वही करते हुए मिले थे कि इनके कुछ पंजाबी गाने थे। बट ये मैं आ रहा हूँ कि कहाँ मिले थे और फिर ये गाना आपने कैसे बनाया? ठीक है। मनीषा जी थे मेरे बहुत सिस्टर जैसी, वो इनको लाए थे और मैं नए टैलेंट पे वर्क करता हूँ, तो वो मुझे बोले कि यार ये बहुत अच्छा टैलेंट है इनके अंदर। तो उन्होंने मुझे कुछ पंजाबी गाने सुनाए थे। तो पंजाबी गानों में मैंने कई टैलेंट से गाने ले लेता हूँ कि ठीक है यार, वो प्रोत्साहित होने चाहिए उससे, Right. मुझे करना है नहीं करना है मैं सोचता नहीं हूँ। तो मैंने वो गाने इनसे ले लिए थे। बट उसके बाद इन्होंने मुझे ना कुछ आगे की 1-2 मुलाकातों में भक्ति के कुछ गाने सुनाए और वो बहुत मुझे डिफरेंट लगे। तो मतलब असली टैलेंट तो ये है। इनको बोलो तुम्हारे मोबाइल में डिलीट का बटन होगा तो पंजाबी गानों पर डिलीट का बटन दबा के मैं वो बाय करने के बाद भी उनको साइड में रखूँगा शायद, लेकिन ऑफ कोर्स ये उसको करना चाहेंगे क्योंकि एक आर्टिस्ट की खुद की इच्छा रहती है कि आगे करना। लेकिन फिलहाल यहाँ से 3 साल तो उनको कर दिया कि सिर्फ ये भक्ति के ही गाने करें। मेरी ऐसी पर्सनल इससे वो है कि भक्ति के ही गाने करेंगे फिलहाल। गाने बनाना ना शायद मुझे ऐसा लगता है ये ऊपर से बनते हैं। कंपोजिशन और लिरिक्स राइटिंग ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता। चाहे हम जब आइए राम से या ऊपर की जो पावर होती है जब उससे कनेक्ट होते हैं ना, वो तब बनते हैं। कोई किसी को सिखा नहीं सकता है गाने बनाना। तो इसको शायद ऊपर से पावर जो मिल रही थी वो शायद भक्ति की तरफ मिल रही थी, और इसलिए ये भक्ति के गाने को इसको इतनी जल्दी रिस्पॉन्स मिल गया, जिसका कारण मोदी जी ही हैं जो हम वहाँ तक पहुँच पाए। कौन से गाने सुनाए थे आपने? अब गिटार हाथ में है तो आपने ले पंजाबी? लिया है, तो अब हम तो मीडिया वाले हैं तो छोड़ेंगे नहीं गाने, तो सुन के जाएंगे गाने सारे। तो बैन कर नहीं दिए। पंजाबी नहीं, अच्छा जो भक्ति वाले गाने सुनाए थे वो फिर आपको बैन कर देंगे। सर वो सर अनरिलीज्ड हैं वो कुछ गाने, तो कुछ वो जो जरा सी release झलक हो दे चुके हैं- दीजिए, जो रिलीज हो चुके हैं वो सुना। फिर हम चला देंगे पहली झलक। इसमें सुनाएंगे। श्री राम जी बेड़ा पार करो, श्री राम जी उद्धार करो, श्री राम जी थोड़ा ध्यान धरो, श्री राम जी कल्याण करो। जय श्री राम, जय श्री राम, मेरा सहारा श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मेरा सहारा श्री राम। दानव मानव सब तुम्हारे, तुम ही हो प्रभु सबके रचयिता। दानव मानव सब तुम्हारे हैं, तुम ही हो प्रभु सबके रचयिता। मेरी बिगड़ी बनाने वाले राम राम राम, मुझे पाप से बचाने वाले राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम, मेरा सहारा श्री राम। बिल्कुल, बहुत एकदम मुझे लगता है बड़ा नए तरह का कॉन्सेप्ट है आपका, जो रॉक के साथ आपने भक्ति को मिक्स किया है। एक कॉन्सेप्ट भी किया आपने, उस पे बात करते हैं। लेकिन ये जो गाना मोदी जी ने ट्वीट किया, ये आइडिया आपने पूरा कंसीव किया, इस आइडिया को, यू आर द क्रिएटर ऑफ द सॉन्ग, ये कहाँ से आइडिया आया कि ये गाना बनाते हैं, सर ये भजन बनाते हैं? पता नहीं, ये हर गाने की अपनी एक
डेस्टिनी होती है। और मे बी ये गाना शायद ना विकास ने मुझे महीने भर पहले दिया था और शायद ये मेरे सुना था मैंने, मेरे माइंड से स्कीप हो गया पता नहीं। और एक दिन सुबह ना वर्षा इस गाने को चला रही थी, वाइफ है। तो वर्षा जब इस गाने को चला रही थी मतलब फिर से रिपीट मोड पे चला एक बार, मतलब यार ये गाना तो 22 तारीख से ही अयोध्या में राम आ रहे हैं और वहाँ ये गाना जुड़ सकता है, ये जो गीत है ये वहाँ जुड़ेगा पक्का, ऐसा मन में ख्याल था। तो मैंने उसको तुरंत फ़ोन किया, मुझे ना 3 घंटे में गाना फाइनल करके चाहिए, कुछ लाइट चेंजेस थे म्यूज़िक के जो बीट्स थी, तो इसने भी तुरंत उस पर वो किया और मेरे को गाना भेज दिया 3 घंटे में, उसको मिक्स मास्टर करके। और मेरी जो क्रिएटिव वीडियो टीम थी उसको मैंने बोला गाने का वीडियो मेरे को तुरंत चाहिए, तो मे भी हमने सेम डे ही उसको रिलीज़ कर दिया। अच्छा। और सेम डे रिलीज़ किया, अगले दिन ओटीटी हो गया। तो मे बी वो गाने की डेस्टिनी थी कि ऐसा जाना। और मुझे नहीं लगता कि विकास ने भी इस किसी लालच में गाना बनाया था कि सब साफ दिल से बना था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि प्योर सोल से वो गाना बना था विकास के, कि उसमें कहीं ऐसी सोच थी कि यार अयोध्या का ये गाना बनाऊंगा ये ट्वीट हो जाएगा, ऐसी कहीं सोच नहीं थी, इसीलिए वो चीज़ हुई। ये मुझे पर्सनली लगा इस गाने से। विकास, आपने कब बनाया ये गाना? आपके दिमाग में कब आया, कैसे आया, कितने दिन पहले बनाया? ये वही नियर अबाउट 1 मंथ। अच्छा। तो सोच क्या, भक्ति गाने तो बना ही रहते हैं। खैर उन्होंने बोला था विकास मुझे 20-25 भक्ति गाने दे बना के, तो उसमें से राम जी का भी था। काफ़ी आर्टिस्ट बना रहे थे बॉलीवुड में, देख ही रहा था टैग, इंस्टा फेसबुक हर जगह श्री राम जी छाए हुए हैं अपने। तो मैंने भी जो सोचा कि हाँ एज एन आर्टिस्ट राम जी के ही बनाते हैं। वो भैया नहीं कहा राम जी के भी कुछ गाने राम जी पे दीजिए, तो फिर मैंने बनाए। और ये गाना मैं अलग थोड़ा सोच रहा, सब रीमेक कर रहे थे भजन्स के कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, कोई मतलब जो पुराने गाने थे फोक अपने हैं उसकी मेलोडी लेके अपने लिरिक्स थोड़े से ऐड ऑन करके, जैसे मनोज जी ने भी अभी एक गाना लिखा राम आएंगे, तो इस टाइप मैं क्या लिखूं। और मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि कोई कंपोज लेके, भले भी फोक हो तो अंदर से गवाही नहीं आती कि बनाऊं ना बनाऊं, तो अपना क्या क्रिएट करूं। तो माहौल, मैं खैर लखनऊ का ही हूँ, तो पास में अयोध्या हूँ, तो अयोध्या है तो जाता रहता हूँ। तो मैं वहाँ पे अयोध्या के तट पे सरयू नदी के बाजू में खड़े होकर कि मेरा क्या ख्याल आ सकता है, तो वो सोचा, एक मेलोडी क्रिएट करी और 10 मिनट लगे गाना लिखने में मुझे, और शायद 1 घंटे में गाना तैयार हो गया। और तैयार होने के बाद भैया को भेजा, भैया को नहीं पहले भेजा, पहले भाभी को भेजा, भाभी ने रिजेक्ट किया, भैया ने पास किया नहीं, कुछ चेंजेस किए भैया ने कि हाँ थोड़ा इंटरल्यूड वगैरह ठीक कर दे। फिर उसके बाद इन्होंने 3 घंटे जो बोला उसी में रिलीज हो गया। बड़ी बात है कि भाभी ने रिजेक्ट किया और भैया ने पास कर दिया, मतलब भैया ने बहुत हिम्मत का काम किया। बल्कि भाभी हमारी बहुत ज्यादा भक्तिमय है, वो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती है। रिजेक्ट नहीं किया, मे बी शायद उसका, और वो भी शायद मेरे साथ रह के हम लोगों का सेम टेस्ट हुआ है कि इसने गाना भेजते बरोबर इसकी एक हैबिट है कि ये ना 1-8 घंटे में फ़ोन करके कैसा लग रहा है करके। तो मे बी शायद किसी भी गाने को ना उसके साथ जीना चाहिए 1-2 दिन, एज अ क्रिएटर, एज अ सिंगर, एज अ राइटर। तो वर्षा ने शायद उस टाइम पे उसको सुना, ऑफकोर्स उसको पसंद था, तभी वो सुन रही थी घर में, और इस गाने की डेस्टिनी वहीं से हुई। मेरी वाइफ है इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा, इन जनरल बोल रहा हूँ कि अगर उसको पसंद नहीं होता तो वो शायद घर में चलाती नहीं और सुनती नहीं। उसको पसंद था, लेकिन इसने शायद उस टाइम पूछा हो तो उस टाइम कुछ कंफ्यूजन था। ये वैसे सवाल इसके बोलने के बाद मैंने पूछा था आपकी बात बड़ी अच्छी है कि गाने के साथ जीना चाहिए, क्योंकि हम कई बार क्या होता है किसी गाने को एक बार सुनते हैं, जल्दी में सुनते हैं, जब गाना रिलीज ही होता है उस वक्त हमें उसकी डेप्थ समझ में नहीं आती, बट बाद में जब हम तसल्ली से गाड़ी में अकेले जा रहे होते हैं या जब हम अकेले होते हैं, मुझे लगता है म्यूजिक सबसे ज्यादा फील आप करते हो जब आप अकेले होते हो। जब आप सुनते हो ना, फिर आप लिरिक्स को ध्यान से सुनते हो, महसूस करते हो, फिर आपको लूप पे चलाते हो अगर आपको अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है उस गाने, तो अब आप 1 घंटे बाद मत पूछा कीजिए कि गाना कैसा लगा, थोड़ा टाइम दिया कीजिए, फिर जो है पूछा कीजिए, ठीक है ना। अच्छा मैं जी, एक आपने बी लिव जो बनाया, बी लाइव, तो इसका क्या थॉट प्रोसेस है? आपने एक भक्ति कॉन्सर्ट किया, ये पहली बार मैंने सुना कि भक्ति कॉन्सर्ट भी होता है। सर इस यूनिवर्स का पहला रॉक बैंड कॉन्सर्ट है। माइंड में था कि भक्ति न्यू म्यूजिक स्टाइल में बच्चों के साथ अगर शेयर की जाए तो बच्चे उसको जानेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी शायद भगवान के नाम के साथ, एक भगवान होता है, भगवान के फिर कई नाम है, राम, शिव, कृष्णा, तो उन नाम के साथ बच्चों में ना कहीं शायद बच्चे आजकल हिप हॉप ये जोन ज़्यादा सुन रहे हैं। तो मेरी इच्छा ये थी कि ये म्यूज़िक के साथ भगवान का नाम ऐड ऑन करके बच्चों को
दिया जाए तो बच्चे भी उसको सुने। शायद मेरे ही बच्चे शायद आज की डेट में वो आरती करना, ये करना, ये सब बच्चों में भी थोड़ा सा खोई भी है। और इसमें भी धन्यवाद मोदी जी का ही देना चाहूँगा, ये लाने का कार्य भी उन्होंने ही किया है वापस, शायद हम नहीं। वो कैसे सर, राम की पूरी लहर ला दी उन्होंने। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल वही है। नए आर्टिस्ट को उनकी वजह से कहीं ना कहीं एक फेम मिला, उनकी जिंदगी बदली। सर नए आर्टिस्ट भी जब बना रहे जब वो लहर आई है, बिल्कुल। नहीं तो हम तो बॉलीवुड और उसमें खोए थे कि हमको तो वही करना है। मैंने 3 महीने पहले भक्ति चैनल चालू किया। मैं खुद, मेरा म्यूजिक चैनल है, ऑफ कोर्स मेरा भी फोटे वही है, बट मैं भक्ति में तभी आया ना जब वो लहर आई, नहीं तो मैं भी कहाँ से आता था। और ऐसे टैलेंट मिले जब आए। हमारे, मेरे को न्यू क्रिएटर्स के साथ काम करना है सर। ओल्ड कंपोजिशंस, ओल्ड चीज़ें आज भी लोग कर रहे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं, बट मुझे लगता है न्यू म्यूजिक स्टाइल अभी आगे की जनरेशन वर्क करेगी, तो मैं उसके साथ भगवान के नाम को ऐड करके लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मैंने रॉक बैंड भक्ति कॉन्सर्ट किया, सिपना कॉलेज में हुआ ये अमरावती में, और 10,000 बच्चे उस पर झूमे, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैंने वीडियोस देखे, आपने मुझे वीडियोस भेजे, बड़ी Yes. अमेजिंग वहाँ पे क्राउड था और बहुत ही एक अलग तरह की वाइब थी जो कि शायद नॉर्मली नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इस तरह का कॉन्सर्ट हुआ ही नहीं है सर। इसीलिए यही तो कारण है। अभी मैं यंगस्टर्स को अगर वही म्यूजिक के साथ में स्लो टेम्पो पे भक्ति सुनाऊं तो मे भी यंगस्टर्स एंजॉय नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स जो पुरानी पीढ़ी है वो आज भी करेगी, वो उस चीज़ को समझेंगे क्योंकि वो समय उससे जुड़े। आज की जो यंग जनरेशन, जो युवा पीढ़ी है, वो नए म्यूजिक के साथ, भगवान के नाम के साथ जुड़ेगी। हम, हमारे लिए तो बेस्ट है सर, नहीं तो हम तो खो रहे थे। विकास। और कौन से गाने बनाने का प्लान है श्री राम पे? 22 तारीख से पहले भी कुछ है जो पाइपलाइन में है और आप चाहते हैं कि रिलीज हो जाए? सर वो तो बताएंगे, जैसा इनको चाहिए होगा वो लिख दिया जाएगा। बट सर अभी एक गाना अभी और किया है एक मैंने, गाई निकल पहला के गाना है। R&B R&B म्यूजिक पे बनाया है और बनाया है राम के नाम के साथ। तो उसमें भी आप इन्वॉल्व हैं? हाँ, लिखा भी तो उन्होंने। वो गाना भी हो जाए तो मतलब वो भी लोगों तक पहुंचेगा, अच्छा रहेगा। इस पापी बेगानी दुनिया में किसी गैर का होने से अच्छा राघव के हो जाइए। इस पापी बेगानी दुनिया में किसी गैर का होने से अच्छा राघव के हो जाइए। तो गाइए ना राम 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 राम, तो गाइए ना गाइए ना गाइए ना गाइए ना गाइए ना राम, तो गाइए ना राम 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 राम, तो गाइए ना गाइए ना गाइए ना गाइए ना गाइए ना राम। अच्छा, अब एक गाना तो मोदी जी ने ट्वीट कर दिया। हाँ। अब अगर अभी देखें आपकी ये वाला भी ट्वीट हो गया, फिर क्या रिएक्शन होगा? एक सर तो आप देख चुके हैं कि मतलब ऐसा होता है, पीएम के ट्वीट के बाद ये रिएक्शन आता है। सर पहली चीज़ जो हो गई वो तो हमारा उत्साह बढ़ गया ना। अब फिर दूसरा होगा तो हो जाए, अच्छी बात है, बहुत बड़ा कंपटीशन लगेगा वो। फिर एक कि यार दूसरा पे गुरूर आ जाएगा, कि गुरूर तो वो नहीं आना चाहिए। अरे ठीक है, गुरूर वो आ तो जाएगा। आ जाता है, बेसिकली चीज़ें होती हैं कि हाँ एज एन आर्टिस्ट, भैया बोलते हैं आर्टिस्ट आता है, चीज़ें होती हैं तो गुरूर सा आ जाता है, अलग अपने बिहेवियर हो जाता है, हवा में उड़ने लगता है, तो वो ना आए मुझे लगता है। सर दोबारा ट्वीट होता है तो फायदा ही होगा हाँ, उसका, मतलब भैया की हो नज़र जाए में तो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी नहीं चाहूंगा फिलहाल हो। एक हो गया, और उस चीज़ की एक वो आर्टिस्ट के अंदर हमेशा रहनी चाहिए कि ये कुछ ऐसी चीज़ हुई थी मेरी जिंदगी। मिरेकल सर एक ही बार हो तो बेटर है, बार बार हो तो उसका मज़ा नहीं आता है। मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, मेरे लेकिन हो साथ- जाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो है ही नहीं। राइट। शब्द शब्द मेरे ये थे कि वो कर दिया ना, जो उसका एक वो है, क्या बोलते हैं, उसका एक मूल है, वो उसकी गरिमा कम नहीं होनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। एक हो गया, वो जीवन भर रहना चाहिए। वो दो हो जाएगा तो हो जाए, अलग की बात है, लेकिन मेरा लिए वही काफ़ी है। एक हो गया, हो गया। अच्छा मई जी, आगे के क्या प्लान्स हैं अभी, और क्या कुछ आप, जैसे मेरी आपसे बात हुई, यंग टैलेंट को बेसिकली और नए टैलेंट को आप कहीं ना कहीं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए प्रमोट कर रहे हैं। आपने स्टूडियो भी बनाया है जहाँ पे दे कैन लाइक रिकॉर्ड, क्योंकि नॉर्मली जो यंग टैलेंट होता है सबसे बड़ा तो उसके साथ ये इशू आता है कि भाई जाए किसके पास, मतलब कोई सुनता नहीं है, स्टूडियोज में एंट्री नहीं होती है, और आजकल तो भीड़ है। तो
व्हाई यू थॉट कि भाई यंग टैलेंट के साथ ही काम करना और आगे इनके साथ और क्या कुछ करने की सर प्लानिंग है? मेरे जो सुनने वाले जो मेरे फैन बेस है और मेरा जो वो है तो वो पूरा यंग है, तो मुझे ऑफकोर्स यंग टैलेंट के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अब यंग टैलेंट में कई जगह एज अ टैलेंट को लगता है कि उसके पास टैलेंट है और होता नहीं है, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और नहीं है तो उसको हम नहीं तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमें साफ दिल से बोलना भी चाहिए कि उसमें क्या कमी है करके। तो मोस्टली मुझे डेली कुछ 30 या 50 सॉन्ग व्हाट्सएप पे आते हैं, तो मैं सबके सॉन्ग कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सुनूँ मेरे एकांत समय पे, और उसमें से टैलेंट निकालूँ कि क्या बेटर टैलेंट है। मुझे टैलेंट ऐसे ही मिलते हैं। और मेरा जो चैनल 2018 में मैंने चालू किया बी लाइव म्यूजिक, उसमें पूरा यंग टैलेंट है। मैंने स्टैब्लिश आर्टिस्ट के साथ, पता नहीं सर, मेरे दिल को सुकून ही नहीं मिलता है मैं स्टैब्लिश आर्टिस्ट के साथ वर्क करूँ। मैं रॉ से टैलेंट पे वर्क करूँ, वो ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। अच्छा, आपने कब डिसाइड किया कि सिंगर बनना है, कंपोजर बनना है, गाने बनाना है? बचपन से ही था यही या बाद में जाके बाई चांस हुआ? सर मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, जहाँ से मेरे पेरेंट्स थे, मेरे जो दादा बाबा और मेरे डैड थे। संडा करके गांव, एक शाहजहाँपुर के कहाँ आगे, पे? शाहजहाँपुर के आगे दिल्ली के बीच में। तो वहाँ से जब मैं गाता था, छोटा था बहुत, तो एक इंस्ट्रूमेंट था मेरे पास, जो बॉटल होती है ऑयल की, तो वो खाली हो जाती है, तो वो बॉटल लेके अपने दरवाजे पे, और शाम को, वो मेरी वाइफ सेट थी वहाँ की, शाम को मुझे बैठना है अपने ही घर के दरवाजे, कोई हो ना हो, तो मैं चिल्ला चिल्ला के गाने गाया करता था वहाँ पे। जो कच्चे धागे फिल्म आई, दर्द है खुदा, और नुसरत साहब के भी गाने मैंने बहुत सुने, गज़लें सुनी, हर टाइप का म्यूज़िक जो गांव में फोक चलता है, अलग अलग टाइप के छोटे छोटे सिंगर्स वो करते रहते हैं, तो वो भी सुनता था। और खैर अभी तो जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है और ये OTT प्लेटफॉर्म्स एंड म्यूज़िक के लिए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो वो जो एक क्रेज़ था ना म्यूज़िक का, कि आप 50 रुपए की कैसेट लो और सुनो, हफ्ते भर आपको वही सुननी है। अब वो जब पुरानी होती फिर लेके जाना, वो हफ्ते भर आप सेम कैसेट सुनो। आज क्या, आपने एक गाना सुना, वो भी पूरा भी नहीं सुना, 20 से हटा दिया, क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना सारी चीज़ें। तो वो जो वैल्यू थी मेरी नज़र में म्यूज़िक की थी, वो अभी कम हो गई। तो हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था, मैं बैठ गया वहाँ से। कि कब डिसाइड किया अच्छा, कि हाँ सिंगर बनूंगा? हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि तो मतलब मैं जब 5 साल का था तब से ही मेरे ख्याल में था, और मैं ड्रीम करता था। तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था माइकल जैक्सन का। तो वेंगा वॉइस जो आती थी, और उनके जो माइकल जैक्सन की कैसेट्स आती थी, वो सुनता था, बाबा को बोलता था जाइए लेके आइए, तो उनके पास डेक थी, उसमें पूरे गांव में, मतलब मैं वो जब वहाँ पे वो सब सुनते तो मैं वो सुनता था। तो वो म्यूज़िक, उसके बाद थोड़ी एज बड़ी हुई, फिर गज़लें कहीं कानों में पड़ गई, गाँव में चलते रास्ते में सब रेडियो पे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मेलोडी अच्छी लगी, फिर वो वहाँ से हटे, फिर वहाँ सुनने लग गए, फिर और बड़े हुए, कव्वालियाँ सुनी, और बड़े हुए, अलग अलग टाइप का म्यूज़िक सुनते सुनते। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं बिज़नेस, मेरी फैमिली थी बिज़नेस में, तो बिज़नेस करते थे। फिर मेरे डैड एक्सपायर हुए और मैं भी बिज़नेस में था, हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। फिर मेरा भाई और मैं, मेरे डैड सभी बिज़नेस में थे। तो पापा एक्सपायर हुए, तो भाई बहुत, मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे पिता के समान है आज भी, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। फिर बिज़नेस मुझे ही संभालना था, फिर मैं बिज़नेस संभाल रहा था। फिर वो भैया, जब मेरे बड़े भाई डिस्टर्ब हो गए, तो उसके बाद मेरी माँ भी एक्सपायर हो गई। फिर मेंटली सारी चीज़ें, अच्छी खासी चीज़ें चल रही थी, सब डिस्ट्रॉय होता ही जा रहा था। और माँ के खैर ख़त्म होने से पहले ही मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। इंस्टीट्यूट क्या, म्यूज़िक यूनिवर्सिटी है भातखंडे, लखनऊ में, क्लासिकल म्यूज़िक की। तो मैंने 5 साल वहाँ पढ़ाई करी, ये शास्त्रीय संगीत की। एक मेरे जानने वाले हैं विनोद भैया, तो उनको गाने में सुनाया करता था, तो उन्होंने भातखंडे के बारे में बताया, तो उन्होंने वहाँ भेजा और मैंने पढ़ा। फिर बिज़नेस में जाता था, टाइम एडजस्ट करके कि पढ़ाई करूँगा और बिज़नेस भी चलाता था। बिज़नेस फ्लॉप हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया हम लोगों का बिज़नेस। और म्यूज़िक में भी इतने कि 100 रुपये भी नहीं होते थे, कि जहाँ इंस्टीट्यूट जाया करते थे वहाँ से पैदल आते थे, 10 रुपये की टिकट होती, वो टैक्सी की, वो भी नहीं होती थी। तो ऐसे ऐसे सफ़र करते करते, लेकिन कभी म्यूज़िक छोड़ा नहीं मैंने, कि अगर भीख भी मांगूंगा तो म्यूज़िक है, क्योंकि मेरे अंदर लोभ लालच नहीं है कि मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, शोहरत चाहिए, फिर मैं जीऊँगा। मेरे साथ म्यूज़िक है, एक टाइम की रोटी है, मैं काट लूँगा ज़िंदगी। तो वैसी सोच लेके फिर धीरे धीरे अच्छे कर्म करते रहे, सारी चीज़ें कनेक्ट होती रही। मुंबई आया, एक कंपनी में जॉब की एज ए HOD, और वही बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मिक्का पाजी के साथ काम किया। फिर मिक्का पाजी, फिर मेरी जो मनीषा आंटी थी, मनीषा आंटी मेरी माँ की तरह है,
तो वो भैया के भी बहुत करीब है, वो इनकी राखी सिस्टर है। तो उनका फेथ यही था कि जेन्युइन बंदा इंडस्ट्री में कौन है, क्योंकि मैं उनका बेटे के समान हूँ, कि उससे किससे मिला हूँ। तो सबसे पहले भैया के पास ही लाया, और सबसे बाद में भी मैं इनके साथ ही रहना चाहूँगा, कि जो जितना सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरा दिल और मेरी मेंटेलिटी बहुत मैच करती है, तो भैया के साथ ही काम कर नहीं, रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप ही को नहीं, बहुत सारे यंग टैलेंट हाँ, काफी सारे आपके लिए भी और- कंपटीशन रहेगा, क्योंकि उनके नहीं, पास अभी वो कंपटीशन एक हाँ, वो एक नाव में सब सवार होते हैं, तो कोई कहता पीछे हट जाओ, आगे बढ़ जाओ, नहीं तो डूब जाएगी। तो जो सबसे मतलब कंपटीशन तो होता ही है। तो चैलेंज तो रहेगा, मतलब अगर जब तक अच्छा म्यूजिक, अच्छा कॉम्पोजिशन नहीं बनेगा, क्योंकि आप तो उसी टैलेंट को मौका देंगे जो कहीं ना कहीं मैं ना वो कई चीज बार लेके सर आएगा। अपने अपने टैलेंट्स के साथ जब डिस्कस करता हूँ ना, तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ जो ये जो टैलेंट एंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये करके जब आर्टिस्ट मेरे पास आते हैं ना, तो मैं उन लोगों के साथ कम वर्क करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि उनमें टैलेंट कम है, बट उसका रीज़न है। मेरे को ऐसा लगता है सर, किसी भी सिंगर जिसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, वोकल गॉड गिफ्टेड ही होती है सर, उसको सिर्फ रियाज करके वो और बेटर बनाते हैं। उसको ना कॉम्पिटिशन करने की नीड नहीं है, उसका सफ़र साफ दिल से खुद तय होगा। तो हर किसी का जोन अलग अलग है। जैसे इसका जोन ये पंजाबी एज अ सिंगिंग देख के आया था, मैंने इसको भक्ति में मोल्ड किया। तो आपका क्रिएटर आपको जब जो चीज़ बता रहा है, तो उसके ऊपर फेथ करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोलना चाहता है। और मेरे लिए तो सर होंठ भी मेरे हैं, दांत भी मेरे हैं। तो मेरे लिए अगर मेरा सिंगर शान खान है, अभिदत्त है, अभिनव है, तो सबका अपना अपना ना डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट है, और मुझे लगता है सबको एक दूसरे को सपोर्ट करके बढ़ना चाहिए। किसी भी सिंगर या किसी भी टैलेंट को एक दूसरे से जरा सा कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना जोन है। राइट। तो ये मेरे लिए बोलना गलत रहेगा कि बी लाइफ फैमिली में सिंगर आपस में कॉम्पिटिट करें, और अगर वो कर रहे हैं तो वो अच्छी भी बात है, बुरी बात है। अच्छी बात ये है कि वो खुद के बढ़ने के लिए उस कॉम्पिटिशन को बिल्कुल। समझे, ना कि किसी को कम करने के लिए। ये मेरा पर्सनली एज अ बी लाइफ मैं चाहता हूँ म्यूजिक कंपनी एक इंस्टीट्यूट बने सिंगरों के लिए, राइट। कि वो इस चीज़ को समझें कि हर किसी की अपनी डेस्टिनी है, डेस्टिनी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो अपनी डेस्टिनी उसकी उसकी आवाज़ के साथ ही होगी, ना कि उसके कंपटीशन के साथ होगी। अभी कई ऐसे आर्टिस्ट बड़े बड़े शोज में फर्स्ट आए, लेकिन आज वो गुम है। क्यों गुम है? ऐसा तो नहीं कि उसको फर्स्ट लाया, पब्लिक ने किया, क्यों गुम है? और जो उसी टैलेंट फोर्थ पे आया, वो आज शोज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर, बताइए मुझे। वो तो फर्स्ट आए थे, वो क्यों गुम है? राइट। इसलिए कि उनको फर्स्ट लाने का काम चैनल ने किया। मुझे नहीं लगता कि इसकी आवाज़ है तो मैं बोल दूँ यार ये तो नंबर 1 आवाज़ है, वो नंबर 2 आवाज़ है। इसका कोई वो नहीं है। हर किसी का अपना जोन है, हर किसी को आर्टिस्ट के अपना अलग काम कैटेगरी। करना चाहिए। कंपटीशन करना उसकी नीड नहीं है। उसको साफ दिल से, स्टेज उसका मंदिर है जहाँ वो परफॉर्म करता है, और परफॉर्म करना आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके लिए सिंगिंग करना, मुझे नहीं लगता कि सिंगिंग वो फिर प्लेबैक खुद के शौक के लिए कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट है, जो सिंगिंग कर रहा है, प्लेबैक कर रहा है, उसको स्टेज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जो फैंस हैं, वो उसके लिए भगवान है और स्टेज उनका मंदिर है। राइट। तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो उसको आपको स्टेज पे चढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरे जितने भी टैलेंट है, मैं चाहूँगा वो सब स्टेज करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा विकास, रील्स इन दिनों बहुत बड़ा फैक्टर एक प्ले करती हैं किसी भी सॉन्ग को पॉपुलर करने में, क्योंकि रील्स हम बार बार देखते हैं और फिर जाके उस गाने को सुनते हैं। रील में तो थोड़ा सा सुनाई देता है, 15 सेकेंड 20 सेकेंड। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस रील कल्चर? अच्छा है सर, लेकिन मैं अभी तो यूज टू नहीं हुआ हूँ, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है, पता नहीं क्यों। नहीं, अपने गाने कभी रील्स में सुने हैं? वो तो मेरी चलते टीम ही चलते। करती रहती है, वो टीम है पूरी, काटती पीटती बनाती रहती है। मुझे आना होता है, रील बना दी, कर दी, वो लोग कर लेते हैं। सर आपको क्या लगता है कि इसका फायदा होता है गाने को? सर आर्टिस्ट को ही समझना चाहिए कि रील्स जो है कंटिन्यू फैंस के साथ कनेक्टिविटी है। सर दो चीज़ें, इसमें मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि ये क्या है करके। या तो वो कंटिन्यू अपना कंटेंट डाले रील्स पे, जो लोग देखें और लोग उससे जुड़ें। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और फैंस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो उसकी जो एक वो मैजिकल पोजीशन है वो कम हो रही है आर्टिस्ट की। तो इसमें मैं खुद कंफ्यूज हूँ, इसका जवाब मैं खुद ढूंढ रहा हूँ सर। आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन मैं खुद बहुत दिन से सर्च कर रहा हूँ तो अगली बार हो सकता कि है इसका जवाब कंटिन्यू हम ढूंढ कंटिन्यू लें। इसको। मैं कभी कभी आर्टिस्ट को बोलता हूँ यार कंटिन्यू तो रील बना और डाल, तो तेरी फॉलोइंग ग्रो होगी। और ऐसा कई आर्टिस्ट के साथ हुआ भी है, ग्रो हुई भी है। लेकिन मुझे लगता है कि कारण शायद रील नहीं है। कई आर्टिस्टों की रील सर मैंने देखी है कि वो अपने एक ही कंटेंट पे कंटिन्यू ना वर्क कर रहे हैं, तो वो लोगों तक पहुंचा है।
और बाकी आर्टिस्ट क्या होते हैं, भटक जाते हैं, आज रील बना रहे हैं एक जोन की, समझो कोई सूफी बना रहा है तो सूफी सूफी सूफी, उसको लग रहा है यार ये सूफी ना पब्लिक देख नहीं रही, अब मैं फट से बॉलीवुड कर देता हूँ, तो उसने अपना कंटेंट चेंज किया, कंटेंट चेंज किया ना, जो पुराना जो बेस जो बन रहा था ना वो भी ढह गया, तो इसलिए भटक गया। तो कंटेंट जब किसी, अब जैसे मैं इसको भक्ति बोल रहा हूँ कि यार सिर्फ तेरे को भक्ति पे अपना कंटेंट को क्रिएट करना है, तो ये इसका जोन, इसका एक बेस बनेगा जिसपे अपना घर खड़ा करेगा, तो वही सोचना बहुत जरूरी है सर। राइट सर आप कुछ कह रहे हैं? रील के बारे में, अच्छा आप उस वे में पूछ रहे थे कि क्या उससे फ़ायदा होता है। रील एक्चुअली वही सर आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, टाइम की शॉर्टेज, फ्री वाली चीज़ जो बताई थी, उसी से ये भी कनेक्ट करता है कि आजकल किसी के पास टाइम है नहीं, तो वो स्क्रॉलिंग में बैठे हैं, और बहुत ही सिंपल है अपने आप को एंटरटेन करने का तरीका, कि आपने फ़ोन उठाया, नहीं पसंद, वो आपको खाली क्लिक करना है, आपको सर्च भी नहीं करना कि यही वो चाहिए, और उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको दिखती रहती हैं। और एक तो वो उनका कीवर्ड्स ऐसे सेट हो जाते हैं जो आपने ज़्यादा टाइमिंग के लिए देख लिया, फिर आपको वही चीज़ें दी, उनको पता है कि हाँ हमको यही दिखाना है, तो इंटरनेट जानता है आपको क्या देखना है, क्या नहीं जानना, वो क्या नहीं देखना है, तो एंटरटेनमेंट का साधन है आज की डेट में, मैं ऐसा समझता हूँ। अच्छा सर, आपका म्यूजिक से राब्ता कैसे हुआ, मतलब हाउ यू बिकेम अ म्यूजिक क्रिएटर, मतलब स्टोरी क्या है? स्टोरी पता नहीं सर, मेरे को ना कहीं कुछ वो नहीं मिल रहा था कि मैं हूँ क्या, मैं प्रोड्यूसर बेसिकली बनना नहीं चाहता, शायद मैं अगर प्रोड्यूसर अगर बन गया तो मुझे ऐसा लगेगा यार कि ये गाना तो मैं ही बना रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, ऐसा होगा। तो मुझे लगता है सर क्रिएटर का एक काम होता है कि जैसे मैं एक लिसनर हूँ, मैं अच्छा सुनने वाला हूँ सर, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मैंने बचपन से बड़े गाने सुनते आ रहा हूँ, और मुझे कई बार ये सोच के लग जाता था यार ये गाना पक्का आज ही आया और ये गाना ब्लॉकबस्टर है, हिट है, ऐसे कई गाने हैं मैं जो सुनते रहता था यार, तो मैं सिर्फ सुनने का काम अच्छा करता हूँ। तो उसके बाद मैंने उनको बोलने लगा कि ये गाने में क्या चेंजेस हो सकते हैं, कई लिरिक्स पे, कई बार मेरे खुद के गाने जिसपे मैं 4-4 घंटा मेरे को नींद नहीं आती और मैं राइटर को भी नहीं सोने देता सर, जब तक अच्छी लाइन चेंज नहीं होगी ना, ना आपको सोने दूंगा ना खुद सोऊंगा। तो एज अ क्रिएटर का काम है म्यूजिक, लिरिक्स और कंपोजिशन तीनों को एक चीज में लाके रहना, वो उसका काम है क्रिएटर का। ये शायद पहला क्रिएटर एज अ, कई लोग हैं जो टैग लेते हैं, क्या लेते हैं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो टैग, कॉन्सेप्ट बाय, नहीं कॉन्सेप्ट बाय नहीं, कई मैंने टैग देखे इंडस्ट्री में कि म्यूजिक सुपरविजन एंड समथिंग, सुपरवाइजर, तो मैं ना सुपरवाइजर नहीं बनना चाहता, क्योंकि कंपोजिशन जो है ना वो आर्टिस्ट की है, इनकी है, मैं अगर सुपरविजन बन जाऊंगा तो वो इनके लिए, तो मैं एज अ क्रिएटर हूँ कि मैंने इनके चीज को, हाँ इनके, एक माला को उसमें डाला, तो मैं, ये मेरा क्रिएशन है कि मैं इसको जब ये बोलता हूँ, हो सकता है किसी गाने में नहीं भी बोलता तब भी मेरा नाम क्रिएटर में आता है, क्योंकि चैनल मेरा वही ले रहा है एल्गोरिथम, लेकिन इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएटर का काम ये है कि तीनों चीज को फिरवाए सर, तीनों अलग अलग चीजें, लिरिक्स, म्यूजिक प्रोड्यूस करना, कंपोजिशन, वो तीनों एक साथ एक जगह लाना, वो क्रिएटर का ही काम है। मैं सिंपल शब्दों में बता देता हूँ भैया की बात, जैसे कि लिरिक्स किससे करवानी ये डिसाइड करते हैं, म्यूज़िक किससे करवानी वो डिसाइड करते हैं। मतलब आपकी कंपोज सुनी तो रुक जा, तेरी लिरिक्स, मैं तेरी कंपोज पे लिरिक्स, तो ये इनके कॉन्टैक्ट से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो क्रिएटर में नाम भैया इसलिए लेते हैं। और बाकी क्या बोल रहा था मैं भूल गया भैया। कई सुनने में मुझे समझ में आ जाता है कि यार ये लिरिक्स राइट नहीं है। हाँ, सिंगर भी यही डिसाइड करते हैं कि किसकी आवाज़ जा रही है किसकी नहीं जा रही। कभी कभी ऐसा होता है मुझे मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी कि ये गाना भैया मैं लेके आया, मैं गाऊंगा। जैसे अभी थोड़ी दिनों पहले एक गाना रिलीज़ हुआ था बी लाइव पे ही, थोड़ा थोड़ा बारिश, मुझे मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी उसमें, फिर मैंने भैया को दिया। तो ये बोलते हैं कि नहीं ये हमारे आर्टिस्ट हैं अभी दत्त बी लाइव के, कि उसकी आवाज़ में जाएगा। तो मैंने कहा भैया आप क्रिएटर हो, आप ज़्यादा जानते हो। तो फिर उनकी आवाज़ में आया, अच्छा रिस्पॉन्स था उसका भी। जैसे श्री राम था एक गाना, जय श्री राम करके आया था, तो उसमें इन्होंने ही बोला बीच में अभी दत्त की आवाज़ डाल दे यहाँ पे थोड़ी सी। तो ये सब पार्ट्स होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कोई गाना गा रखा है तो उसका वर्स, कभी कभी ये इंट्रो को ही वर्स बना देते हैं, कहते वर्स तू इंट्रो पे ला। तो ये सजेशंस होते हैं इनके, तो क्रिएशंस कभी कभी वो मायने रखते हैं। नहीं बिल्कुल। और जैसे अब मान लीजिए मोदी जी ने ट्वीट किया तो उन्हीं का नाम ट्वीट किया था, बट वो कहीं ना कहीं आपको भी लाइमलाइट में लेके आए। हाँ। चाहते तो खुद ही बैठ जाते इंटरव्यू देने, सारी बात खुद ही कर देते हाँ, कि मैंने ही सब कुछ किया है। बिल्कुल, बट तो बिल्कुल। ये भी एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। हाँ। तो सर, और बहुत वो क्लियर है। मैं एज अ सिंगर न्यूज़ ने भी 2 दिन पहले एक चैनल पे मिस्टेक कर दी कि इसने ना अपना वीडियो ऑफ कर दिया, भाई साहब ने पानी पीने चले गए। तो मतलब यार ये कहाँ चले गए, तो वो चैनल ने मुझे गायक बना दिया और मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है, मैं गायक नहीं हूँ और नहीं हूँ, बिल्कुल क्रिएटर हूँ, मैं वही बिल्कुल रहना बिल्कुल। चाहता हूँ।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका जो क्रेडिट है ना उसने वही लेना चाहिए। बिल्कुल। और हो सकता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार कई गानों में यार इसमें तो मैंने इसको कुछ बोला ही नहीं, कि यार थोड़ी सी चीज बोल देता हूँ ताकि मेरा नाम क्रिएटर में आए, आर्टिस्ट को होते ऐसा हैं, नहीं कई लोग लगे। ऐसे होते हैं। लेकिन फिर मैं नहीं मैं बोलता ऐसा, आपको सॉरी आपकी बात क्योंकि शायद आपकी बात काटूं, एक इंडस्ट्री के क्रिएटर हैं, तो वो हमेशा मैं अच्छे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, नहीं बदनाम हो जाएंगे वो मुझे गाने देते थे, मैं सारा काम उनका करके देता था, और अच्छी खासी चीज को वो बर्बाद करते थे मुझे टोक के, ताकि उनको वो नाम चाहिए होता था अपना कि मैं क्रिएटर हूँ इस गाने का। तो ऐसे ऐसे भी इंडस्ट्री में लोग हैं, लेकिन भैया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटरली जो करते हैं, जैसे इन्होंने कोई गाना बोला, मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जेन्युइन एक चीज़ है, वो मैं बता रहा हूँ मीडिया के सामने, कि जब कभी कभी गाने मैं भी सोचता हूँ, जैसे एक गाना था मेरा, तो उसमें इन्होंने वर्स जो था पीछे कर दिया था इंट्रो की जगह, और बाकायदा फिर मैंने उसको 2-4 दिन सुना, मैंने कहा हाँ सही थे। तो जेन्युइन इनके रिव्यूज़ होते हैं। अच्छा, कुछ अब जैसे ट्वीट हो गया है, गाना हिट भी हो गया है, तो कुछ फीस वीस में डिस्काउंट भी है, या मतलब नहीं, जैसे सिस्टम चल रहा है ना, मेरे में अंदर अभिमान आया ना, भैया के अंदर कुछ ऐसा आया कि तू अब आर्टिस्ट बड़ा बन रहा है तो तेरे पे पेपर बना दूंगा, ये कर दूंगा, वैसा कोई सीन हम लोगों को नहीं। फैमिली की तरह रहते हैं और आगे भी रहेंगे। मुझे लगता है यही चीज आपके सर, म्यूजिक मुझे को थोड़ा लगता है सा कि साथ प्योर दिल बनाती रहेगा है। ना, तो ये म्यूजिक वर्क कर पाएगा। जिस दिन हमारे दिल में खोट रहेगी ना, तो उस चीज़ में वर्क नहीं हो पाएगा। मेरे चैनल पे सर एक ही गाना है, मैं आपको एक छोटा सा इससे हटके किस्सा बताता हूँ, बड़ा छाती की कभी बोलूँ। एक पर्सन है जिसने ना गाना क्रिएट किया था मेरे टैलेंट के साथ में, अभिनव के साथ में। उसने गाना क्रिएट किया था किसी और लेबल के लिए। बाद में एंड टाइम पे नवरात्रि आते आते वो लेबल ने डिनाई कर दिया कि यार मैं रिलीज़ नहीं कर सकता अभी, मेरा तो फुल है, ये वो है। तो वो मेरे पास आके बैठा कि भैया मेरा गाना आपके चैनल पे रिलीज़ कर देता हूँ। बोला रिलीज़ कर ले, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा इसमें कुछ है नहीं, तो तू देख ले। गरबे का गाना था, तो उसने रिलीज़ कर दिया। तो वो गाना ना रिलीज़ के एक दिन, अब वो गाना मेरा था नहीं तो मैं देख भी नहीं रहा था, भले मेरे लेवल पे रिलीज़ हो रहा था। तो उसमें ना मेरा सेम क्रिएटर से रिलेटेड बता रहा हूँ, मेरा नाम ही क्रिएटेड में था। मैं वो गाने की ना रिलीज़ रुका दी। ऐसा मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि मैं उस पर कोई आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो मुझे खुद को एहसास हुआ कि उस गाने का और उस किसी भी चीज़ का क्रिएटर मैं नहीं हूँ, तो मेरा नाम नहीं, तो मैंने उसी के ही नाम पे पूरा किया है रिलीज़। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम साफ दिल से अगर काम करें ना सर, तो कोई भी चीज़ का लक्ष्य बहुत सिंपल और साफ तरीके से मिलेगा हमको। और जिस दिन किसके मन में खोटा है तो मिलेगा ही नहीं, और म्यूज़िक तो बनेगा ही नहीं सर, ये तो ऊपर से ही बनता है ना। आप मुझे सिखा सकते हो कंपोजिशन, ना ये मुझे सिखा सकता है, बड़े बड़े कंपोजर नहीं सिखा सकते। और नए टैलेंट्स जो आ रहे हैं सर, उनके साथ आज की डेट में बड़े बड़े जो कंपोजर्स हैं, उनके गानों पे वर्क करके खुद का क्रेडिट लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो उस चीज़ से भी निकलने का जरिया मैं करना चाहता हूँ सर, कि लोगों तक के गाने उनके नाम से ही पहुँचे। चलिए, उम्मीद करते हैं ये हो, और अच्छा म्यूजिक आप बनाएं, और प्योर म्यूजिक बनाएं, और हम फिर से बार बार मिलें, बार बार बैठें। इस बार हमने एक गाने पे बात की ज़्यादा, अगली बार हमारे पास बात करने के लिए और बहुत सारे गाने हों। तो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, बहुत अच्छा लगा आपसे, एंड बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। और एंड में जाते जाते आई थिंक जो गाना है जिसकी आजकल खूब चर्चा है वो तो होना चाहिए। हमने दिवाली का जो गाना किया था ना, दिवाली दो राम नाम से ही मुझे लगता है इंटरव्यू का एंड होना चाहिए। बिल्कुल। अयोध्या राम राम जी मची है धूमधाम जी, ये बहुत दिन पहले ही बनाया था जब ये था, लेकिन खैर मैं सुनाता हूँ आपको ये जो अभी चर्चे में। जगमग जोत जले सरयू पे, शंख बजे जयकारा गूंजे। जगमग जोत जले सरयू पे, शंख बजे जयकारा गूंजे। रघुवर जी आज घर है पधारे, रघुवर जी आज घर है पधारे। नर नारी पशु पक्षी झूमे, जगमग जोत जले सरयू पे, शंख बजे जयकारा गूंजे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।